नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए मोदी सरकार के 3 साल। बिल्कुल आज ही 3 साल पहले मोदी सरकार ने जब शुरुआत की थी अपने काम की और नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तब हिंदुस्तान एक नई आशा के साथ इस बदलाव को देख रहा है। आज क्या है स्थिति? तमाम झंझावातों के बाद देश क्या चाहता है, जानता है, कहता चाहता है, यह आज हम आपके सामने दिखाएंगे। टीवी चैनलों के स्टूडियो में तमाम पार्टियों के जो स्पोक पर्सन होते, प्रवक्ता आते हो तो आके अपनी बात को अपनी पार्टी लाइन के आधार पर कहते ही है। कई तो मीडिया चैनल भी बायस अपनी बात को कहते हैं, लेकिन हम बिंदास में जनता को कहने का मौका देते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश की जनता अपना बटन दबाकर जैसे सरकार को चुनती है, वैसे ही बटन दबाकर इस सरकार को वोट करे, बताए कि वो कितना पानी में देखती है, सरकार को कितना वोट करती है। इसलिए हमने 3 प्लेटफॉर्म पर इसके वोट किए हैं। हम चाहते हैं कि ट्विटर पर भी आप वोट करें, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर वोट करें, और हम चाहते हैं कि टेलीमीडिया व्हाट्सएप के द्वारा भी आपके वोट हम तक पहुंचे। इन तमाम वोटों को मिलकर हम आपके सामने दिखाएंगे कि देश की जनता के आज 3 साल बाद सरकार को कितने अंक देने की मनोदशा है। पहले ये मुद्दा, मोदी सरकार ने अपने 3 साल की उपलब्धियों को बताना शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया। मोदी सरकार अपनी 3 साल की उपलब्धियों को जारी कर रही है। जी हां, पिछले 3 साल मोदी सरकार के मिले जुले रहे हैं। जनता मोदी सरकार के फैसलों का समर्थन कर रही है। देश के 86% लोग मोदी सरकार को आगे भी सत्ता में देखना चाहते हैं। ऐसे में मोदी सरकार में जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 12 चुनाव में 9 चुनाव जीतकर अपनी धाक बनाई है। ऐसे में भाजपा और सरकार दोनों में जोश दिखाई दे रहा है। जहां विपक्ष मुद्दा विहीन है, वहीं भाजपा जोश में है। ऐसे में जनता की राय भी मायने रखती है। देश के कई सर्वे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं तो मोदी सरकार और भी मजबूत होकर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन सुदर्शन न्यूज आज जनता की राय आप सब लोगों के सामने लाने वाला है। सुदर्शन सर्वे में हम पूरे देश की राय ले रहे हैं। ये सर्वे आपको बताएगा कि क्या है पूरे देश की राय। वहीं सरकार ने अपनी कुछ उपलब्धियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सरकार ने बताया है कि कौन कौन से फैसले देश को बदलने वाले रहे हैं। सरकार ने बड़े फैसले, कड़े फैसले की लिस्ट जारी की है, जिसमें नोटबंदी और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक महत्वपूर्ण है। सरकार ने कहा है खुशहाल परिवार, सुविधाएं अपार। वहीं लोगों को बताया है कि देश की तरक्की, ईमानदारी पक्की। सरकार ने कहा है 3 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि सबकी सुरक्षा, सबका ख्याल, जिसमें सभी को सुरक्षा का वादा दिया गया है। सरकार ने बोला है जन जन का साथ, बढ़ता विश्वास, सभी वर्गों को साथ लेने की बात की है सरकार ने। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने देश विदेश में बढ़ता मान, भारत की नई पहचान। विदेश में लोग बोल रहे हैं अब भारतीयों को हर जगह मान मिलता है। वहीं सरकार ने भारत को कल का उज्जवल भारत बताया है, यानी भारत आने वाले समय में दुनिया को रोशनी दिखाएगा। वहीं सशक्त नारी, सशक्त भारत का नारा दिया है सरकार ने। नए भारत की शक्ति, युवा शक्ति, जिसमें सरकार ने युवाओं को जोड़ने की बात की है। खेत खलिहान में आ रही जान और विकास का आधार, नीतियों में सुधार के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियों को बता रही है। ऐसे में आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमने किसी भी पार्टी के किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया। हम आज आपको अपनी बात कहने का मौका देते हैं। आज आपको एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को वोटिंग करनी है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी वेबसाइट, हमारी ट्विटर आपके सामने है और इस पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम में हम 15-15 मिनट के अंतराल पर आपको बताएंगे कि क्या अब तक पोल हुआ है। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ जी सर, जय हिंद सुरेश चौहान के जी। बोलिए जी। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने 3 साल में बहुत कुछ किया है। डिजिटलाइजेशन किया है मोदी सरकार ने, करप्शन रोका है मोदी सरकार ने, और यंगस्टर्स को बढ़ावा दिया है मोदी सरकार ने। जय हिंद, धन्यवाद। क्या सरकार की योजनाएं हैं और क्या क्या आपके सामने
अब तक रखा गया है। देखिए, बड़े फैसले, कड़े फैसले। काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नोटबंदी का ऐतिहासिक निर्णय। सालों बाद बेनामी प्रॉपर्टी पर कड़ा कानून बना। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब। दशकों से लंबित ओआरओपी की मांग को पूरा किया। सालों बाद जीएसटी पर सर्वसम्मति बनाई। देश को अब मिलेगी एक समान व्यवस्था। खुशहाल परिवार, सुविधाएं अपार। 28 करोड़ गरीब बैंक से जुड़े। मुद्रा योजना के तहत गरीबों को 7.5 करोड़ लोन दिए गए। कुल लोन राशि 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। 2 करोड़ से भी अधिक गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन। जन औषधि केंद्र से दवाइयां सस्ती हुई। हर गरीब को पक्की छत देने का संकल्प। देश की तरक्की, ईमानदारी पक्की। 3 सालों में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम। कोयला, स्पेक्ट्रम, एफएम और पर्यावरण के मामलों में पूरी पारदर्शिता। ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म। सबकी सुरक्षा, सबका ख्याल। विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। पहली बार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ट्रेन से करोड़ों लीटर पानी पहुंचाया गया। दिव्यांगों को अवसरों के माध्यम से नया हौसला मिला। आदिवासियों को अपनी जमीन का हक मिल रहा है। जन जन का साथ, बढ़ता विश्वास। जन भागीदारी से स्वच्छ भारत एक जन आंदोलन बना। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी। कैशलेस ट्रांजैक्शन को अप्रत्याशित साथ मिला और 2 करोड़ से अधिक लोगों ने भीम ऐप डाउनलोड किया। 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन। मातृत्व अवकाश 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते। गर्भावस्था में महिलाओं के पोषण के लिए 6,000 रुपए की मदद। मुद्रा लोन लाभार्थियों में 70% महिलाएं। नए भारत की शक्ति, युवा शक्ति। स्किल इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। 100 नए केंद्रीय विद्यालय, 62 नवोदय विद्यालय, 7 नए आईआईटी बनाए जा रहे हैं। 1 करोड़ एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति सीधे पहुंची। स्टार्टअप इंडिया के द्वारा युवाओं को नए अवसर। खेत खलिहान में आ रही नई जान। मंडियों को सीधे किसानों से जोड़ा जा रहा है। ईएनएम से किसानों को फसल का सही दाम। किसान को प्रचुर मात्रा में नीम कोटेड यूरिया। कम प्रीमियम पर किसानों को पूरा फसल बीमा। देश विदेश में बढ़ता मान। भारत की नई पहचान। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। मेक इन इंडिया को पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। पूरा विश्व उत्साह से योग दिवस मना रहा है। अंतरिक्ष में भारत को अभूतपूर्व सफलताएं मिल रही हैं। भारत का कल उज्जवल। ग्रामीण सड़कों को अप्रत्याशित तेजी से बनाया जा रहा है। भारतमाला और सेतु भारतम प्रोजेक्ट से देश का कोना कोना जुड़ रहा है। स्मार्ट सिटी से बेहतर कल को तेजी से जोड़ा जा रहा है। देश भर की पंचायतों को ब्रॉडबैंड से तेजी से जोड़ा जा रहा है। जलमार्ग को भी ट्रांसपोर्ट के लिए विकसित किया जा रहा है। रेल नेटवर्कों का विस्तार पहले से तेज हो रहा है और 6 नए शहरों को मेट्रो की सुविधाएं मिलेंगी। सशक्त नारी, सशक्त भारत। इस साल किसानों द्वारा बम्पर पैदावार। विकास का आधार, नीतियों में सुधार। पूरे देश में समान टैक्स व्यवस्था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा सुधार। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कानून के माध्यम से बड़ा सुधार। एफडीआई कानूनों में बड़ा उदारीकरण। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। 100 नंबर जी। हाँ बोलिए। 100 नंबर क्यों देना चाहते आप 100 नंबर? वैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक आया नहीं, या शास्त्री जी आए थे या ये आए। चलिए, धन्यवाद। प्रधानमंत्री को नंबर दे रहे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति है जो इनके आदर्शों पर खरे उतरे हैं। 100 अंक दे रहे। आप कितना देना चाहते हैं? कॉल करिए, अपनी बात को रखें। अगर आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल पर भी देख सकते हैं। 15 मिनट और 2 मिनट बाद में पहला रिजल्ट बताऊंगा लोगों का क्या रुझान है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, जय हिंद। क्या कहना है आपको? सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरे को ये कहना है कि मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ। पर सर, उन्होंने ऐसा कुछ किया। जिस वोट बैंक को लेकर वो राजनीति कर रहे थे पहले, और जिस वोट बैंक को लेकर वो जीते, और उसके लिए तो कुछ किया नहीं उन्होंने राम मंदिर के बारे में। चलिए, धन्यवाद। भाजपा के एजेंडे को लेकर ये बात कर रहे हैं। अगले कॉलर। हम कहेंगे कि आप नंबर दें। जय हिंद, बोलिए।
बोलिए। हाँ जी, यहाँ पे रहते हुए हम लोग का सारे खाता अकाउंट नंबर को खाता खुला जनधन से जुड़े हुए हैं और गांव घर में भी सिलेंडर मिला है, यहाँ पे भी सब्सिडी मिला हुआ है हम लोग को और कोई दिक्कत है नहीं। इससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। कितना अंक देंगे आप? 100, 75, 50, 25? 100% देता हूँ इनको। धन्यवाद। 100% देने वाले लोग कॉल करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, मैं बहुत इनका जो इससे बहुत खुश हूँ। ये जो काला धन के लिए जो कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मैं बहुत हैप्पी हूँ। आपको आप कितना अंक देना चाहेंगे? 10 में से 100 में से। अब आप 100, 75, 50, 25 ये हमने रखा है। 100 में से 90। धन्यवाद। अब हम आपको दिखाते हैं कि अब तक लोगों ने कितना प्रतिशत किस सेक्टर में अंक दिए हैं। 100% अंक देने वाले 50% लोग हैं 15 मिनट में। 75% लोग 75 को 23% है, 50 को 17% है और 25 को केवल 10% है। अगर हम ये कहें कि 50, 100 और 75 तो केवल 73% लोग 75 और 100 में अपने मतदान को दे रहे। बड़ा आंकड़ा है। ये पोलिंग जारी है। अब मतलब हम और 15 मिनट बाद अगली पोलिंग को दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है और एक तरीके से जो पिछले बार जब सरकार बनी थी मोदी सरकार की, तब जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह दिखाया था, मुझे लगता है वही उत्साह बिंदास बोल के पोलिंग में भी दिख रहा है। हमारे तमाम मीडिया हैंडल पर, सोशल मीडिया के हैंडल पर अपनी बात को लोग रख रहे हैं। हम अनुपात आपके सामने दिखा रहे हैं और यह अनुपात मोदी के पक्ष में अब तक जा रहा है। ये ऑनलाइन वोटिंग है और इसमें कोई भी कहीं से भी वोटिंग कर सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। मैं मोदी जी की सरकार से बहुत खुश हूँ जी। हाँ, उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। कितने प्रतिशत वोट देंगे आप मोदी सरकार को? मैं मोदी सरकार को 100% सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला लगा? मेरे को सबसे अच्छा काम लगा जो उन्होंने रोड बंद किया। जो भी लोग काला धन बचा कर रखे थे अपने घर को, सोच रहे थे कि हमारा जागीर है, वो हम लोग बचा के रखे हैं, उन लोगों का सपोर्ट है। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, मैं बैंगलोर से अनिमा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। हाँ, मैं मोदी सरकार के काम से मैं बहुत ही खुश हूँ। पिछले 3 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है। हेलो, कितने अंक देंगे आप? मैं मोदी सरकार को 100 में 100% देना चाहती हूँ। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ अभी। अच्छा, आपके आसपास आपके मित्र, उनके क्या राय हैं? सर, मेरे घर में मेरे मित्र को सभी लोग मोदी सरकार से बहुत खुश है, उनके काम से बहुत खुश है और सब लोग उनको 100 में 100% देते हैं। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तमाम कॉलर्स आज बड़ी मात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से कॉल करके अपनी बात को कहना चाहते हैं। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, हम मोदी जी को 100 दे रहे थे वोटिंग। क्यों देना चाहते हैं आप 100? इसलिए कि इस युग में जो जिनको नाम दिया जाए चाणक्य, वो उनके लिए है। धन्यवाद। हम आपको अब अगली पैकेज दिखाने के पहले एक और कॉलर के पास चलते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है। लेकिन एक कॉलर को लेते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपका? बोलिए, आप कनेक्ट हो चुके हैं।
चलिए शायद डिस्कनेक्ट हुए। पड़ोसियों के साथ क्या स्थिति है अब भारत सरकार की और सरकार के रिश्तों की, इस पर नजर डालते हैं। ऐसा कम ही देखने को मिला है कि दो बड़े पड़ोसी लंबी सीमा साझा करते हों और अच्छे पड़ोसी हों। भारत को भी इसी से दो चार होना पड़ा है। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ उसके दम पर उफनता पाकिस्तान। आज दोनों देश मोदी सरकार की कूटनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दोनों को साधने का मोदी का शुरुआती फैसला असफल हो गया है। शुरुआत में ही पीएम मोदी नवाज शरीफ के घर गए तो चीनी राष्ट्रपति को अपने गृहनगर लेकर गए, लेकिन दोनों ही पड़ोसियों ने पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। तेजी से विकास की राह पर बढ़ते भारत को चीन हर ओर से घेरने में लगा हुआ है तो पाकिस्तान हर रोज जख्म देने में लगा है। मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में सभी पड़ोसियों को बुलाया था। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी अहम पड़ोसियों से संबंध अच्छे हुए हैं। सबसे अहम पड़ोसी के तौर पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान सामने आए हैं। भारत और बांग्लादेश दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज तीस्ता जल बंटवारे को छोड़कर दोनों देश अपने सभी ऐतिहासिक मुद्दों को हल कर चुके हैं। चीन की तरफ से भारी भरकम निवेश के बावजूद बांग्लादेश भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं अफगानिस्तान एक मजबूत साझेदार के तौर पर सामने आया है। अफगानिस्तान के लिए भारत ने अपनी तिजोरी और अनुभव दोनों खोल रखे हैं, तो अफगानिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का खुलकर साथ दे रहा है। भूटान हमेशा की तरह भारत का बेहतर पड़ोसी साबित हुआ है। श्रीलंका को चीन की हकीकत का पता चल चुका है। चीन का निवेश कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है, उसका भुक्तभोगी श्रीलंका है। नेपाल को लेकर रिश्तों में अभी कुछ साफ नहीं है। नेपाल के मधेशियों की स्थिति अभी साफ नहीं है। यही बात दोनों देशों के लिए एक बड़ी मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पड़ोसियों के साथ रिश्ते ऐसे ही तनावपूर्ण बने रहेंगे? क्या पाकिस्तान के साथ नए सिरे से बातचीत होगी? क्या चीन के बढ़ते वर्चस्व के सामने भारत तन के खड़ा होगा? इसके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नरेश बोल रहा हूँ जी। मैं बोलिए। मोदी जी को मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ। आज मोदी जी के साथ पूरे देश की दुआएं हैं, पूरी उम्मीदें हैं उनके साथ। वो एक आशा की किरण है। आज देश के हीरो हैं। विपक्ष उनके आगे बिल्कुल जीरो है। विपक्ष देश को बेच खाने वाला है। उनसे विपक्ष को बचाने से और देश के दुश्मनों को बचाने के लिए आज मोदी ही एक उम्मीद की किरण है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर जी, मेरा नाम है नंदलाल नीलकंठ उइके। हाँ। महाराष्ट्र गडचिरोली जिला। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य गडचिरोली जिला। हाँ, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जी। हाँ बोलिए बोलिए। मैं हूँ जूनियर लेक्चरर साहब। बोलते रहिए, आपका टीवी का म्यूट कर दीजिए। हाँ, मैं जूनियर लेक्चरर साहब। हाँ हाँ सर, मोदी सरकार के 3 साल के बारे में हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये नक्सलाइट का जो है उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान नहीं, खात्मा करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जो कांड हो रहे हैं ना, उसके बारे में मोदी सरकार को बहुत ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। सतीश बात कर रहा हूं सर। बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आप हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं चैनल पे। मोदी जी को मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा। और इनके जो 3 काम सबसे अच्छे हैं, एक तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया, सर्जिकल स्ट्राइक, और तीसरा नोटबंदी सर। ये तीनों काम बहुत अच्छे किए हैं। मार्क्स कितना देंगे आप? 100 में से 100। धन्यवाद। हम अब आपको सरकार के बड़े फैसलों को दिखाते हैं जो बड़े फैसलों के रूप में जाने गए। देखिए। सरकार ने हर क्षेत्र में बड़े और बोल्ड फैसले लिए हैं जिनका असर दिख रहा है, चाहे वो घरेलू नीति को लेकर हो या फिर विदेश नीति को लेकर। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ फैसलों पर। सरकार सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशील दिखाई दी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार ने समान नागरिक संहिता जैसे विवादित मुद्दे को सुलझाने के संकेत दिए हैं। पिछले ही साल गौरक्षकों के मामले में प्रधानमंत्री ने सख्त बयान दिया। ये अपेक्षित नहीं था।
जाहिर है दोनों ही मामलों में सरकार ने एक मापदंड खड़ा किया। दरअसल आक्रामकता सरकार का ट्रेडमार्क बनकर उभरी है। विदेश नीति के मामले में सरकार ने आक्रामक फैसले लिए हैं। हर स्तर पर ऐसा हुआ कि आक्रामकता ने आम जन के छोटे ही सही लेकिन हर हिस्से को छुआ। कश्मीर मामले में सरकार न सिर्फ सक्रिय रही बल्कि ये दिखाने में भी नहीं चूकी कि पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर भी हम लेंगे। वहीं पहली बार भीमकाय चीन से भी आंखों से आंखें मिलाकर बात की गई। हालांकि नेपाल और रूस को लेकर कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो सरकार को रास नहीं आई होंगी। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सक्रियता दिखाई। बहरहाल अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि संदेश जमीन तक पहुंच गया है। कुशल नेता की तरह प्रधानमंत्री ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि भयानक परिस्थितियों में लोहा लेने को वो तैयार हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो प्रधानमंत्री के बयान सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी और ट्रिपल तलाक पर आक्रामक और संवेदनशील रहे हैं। वहीं सरकार के 2 साल बचे हैं और सरकार को सत्ता में वापसी का पूरा भरोसा है। विपक्ष की राजनीतिक दशा और सरकार और बीजेपी की सक्रियता के कारण सत्ता में वापसी का प्रचंड आत्मविश्वास है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री बार बार 2022 तक स्वतंत्रता संग्राम के 75वें साल को विकास का बेंचमार्क भी बनाने की बात करते रहे हैं। छिपा संदेश ये है कि ये काम बीजेपी ही कर सकती है। वहीं बलूचिस्तान मामले पर मोदी का दखल मोदी जी की सख्त विदेश नीति की ओर इशारा है। वहीं दक्षिण चीन सागर मसले पर भारत चीन विरोधी गुट को ज्यादा करीब होकर एशिया में अपनी ताकत के रूप में उभर रहा है। सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। नक्सल हमलों पर सरकार ने गहरी नीति बनाने के संकेत दिए हैं जिससे नक्सलवाद पर करारा प्रहार हो सके, क्योंकि नक्सलवाद देश के लिए नासूर बन रहा है। वहीं सुरक्षा के मामले में सेना के आधुनिकीकरण को तेज किया गया है। 2016 में सैन्य खर्च बढ़ाने वाले 5 देशों में भारत शामिल था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 3 साल में 45 देशों में 57 दौरे कर चुके हैं। अगले दौरे पर प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, जो पहले प्रधानमंत्री होंगे। इजराइल भारत के लिए आतंकवाद और सुरक्षा और आर्थिक रूप से वफादार और मजबूत सहयोगी है। पोल दिखाते हैं कि क्या कहता है हिंदुस्तान। देखिए ये पोल आपके सामने जो अब तक का है। तीसरा पोल 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम मोदी सरकार के साथ हैं। 17%, इन प्रतिशत को अगर हम जोड़ दें तो ये प्रतिशत केवल 12 और 6 18, 12 भी 50 के साथ है। मतलब केवल 6% लोग हैं जो मोदी जी को 50% से कम वोट दे रहे हैं। बड़ा आंकड़ा है। ये वोटिंग अभी जारी है। नेट पर मोदी विरोधक भी कितने आप जान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब समर्थक कितने हैं ये भी आप देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। जल्दी कॉलर के पास चलते हैं। बहुत लोग अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और हजारों फोन अभी हमारे लाइन पर है। तमाम लाइनें ब्लॉक है। जो हमारी 3 प्यारे लाइनें हैं वो भी ब्लॉक है और जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है इस वक्त हमारे हाथ। तमाम कॉलर्स अपनी बात को रखने के लिए कॉल करें। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं अभी जो मोदी जी का काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर। हाँ, कितना वोट देंगे? मेरे तरफ से 100% में 99% सर मोदी जी का है। क्यों सर? मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। कारण क्या है आपके प्रसन्नता का? कारण क्या है सर? मैं अभी जो भी व्यवस्था देख रहा हूँ सर, दिन पर दिन सर जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे सर आपको ऑनलाइन होते जा रहा है। हर सुविधा जो सुविधा है वो ऑनलाइन होते जा रहा है। चलिए, वाह। डिजिटलाइजेशन से इनकी मोदी जी को पसंदी है। अगले कॉलर की पसंदी देखते हैं। जय हिंद, बोलिए। तो मेरा कहना है सर कि बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, बलूचिस्तान और सिंध का,
क्या इसको इतना इनने किया क्या और खत्म कर सकते हैं? इसको पाकिस्तान को 4 भागों में बांट सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है सर कि ये बांट सकते हैं। बिल्कुल। कितने अंक देंगे आप? सर पूरे 100 अंक देंगे और 100 अंक इनको कांग्रेस के खत्म करने के लिए भी है कि मोदी जी ने कम से कम कांग्रेस को तो खत्म किया। चलिए, हर व्यक्ति की लाइकिंग का अलग कारण है, लेकिन प्रतिशत 100 है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं मोदी जी को 100 में 100 देना चाहता हूँ। और क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि मैं मोदी जी के कार्य से बहुत खुश हूँ। उनके जो विदेशी नीति और घरेलू नीति जो है उसके वजह से हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ रहा है। और उनकी जो है बिंदास निर्णय, जो निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मोदी सरकार का निर्णय करने की क्षमता। पिछले सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, ऐसा हम मानते थे, देश आरोप लगाता था, विपक्ष भी लगाता था और लोग भी ऐसा मानते थे। लेकिन ये सरकार हिम्मत के साथ निर्णय करती है, ये इनके लाइकिंग का विषय है। हम आपको दिखाते हैं कश्मीर, इस विषय पर देखिए। कश्मीर और नक्सल समस्या को छोड़ दें तो मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। इस दौरान पूर्वोत्तर में आतंकी संगठनों पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है। इसका परिणाम हिंसा में कमी के रूप में देखा जा सकता है। जबकि आतंकी संगठनों आईएस और अलकायदा को भारत में पैर जमाने से रोकने में कामयाबी मिलने के साथ ही इंडियन मुजाहिदीन जैसे घरेलू आतंकी संगठनों का जड़ मूल खात्मा करने में सफलता मिली है। यही कारण है कि पिछले 3 साल में कश्मीर घाटी, गुरदासपुर और पठानकोट को छोड़कर आतंकी कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने में विफल रहे हैं। पिछले 3 साल में आतंकी हमलों से दुनिया को हिला देने वाले इस्लामिक स्टेट ने भारत में अपना मॉड्यूल खड़ा करने की भरपूर कोशिश की। उसके दुष्प्रचार में आकर कुछ लोग सीरिया और अफगानिस्तान चले भी गए, लेकिन भारत की जमीन पर पैर जमाने में आईएस को सफलता नहीं मिली। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी वारदात को अंजाम देने के पहले ही उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रहीं। भारत में आईएस की सबसे बड़ी साजिश पिछले साल हरिद्वार में धमाका करने की थी। इसके लिए आईएस ने देशव्यापी मॉड्यूल भी बना लिया था, लेकिन आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें धर दबोचा। 1 महीने में ही इस मॉड्यूल के सभी 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक के बाद एक आईएस के कई मॉड्यूल ध्वस्त करने में सफल रहीं। खास बात ये रही कि इनमें से कोई भी मॉड्यूल आतंकी हमले को अंजाम देने में सफल नहीं हो सका। साल 2014 में अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने भारत में आतंकी संगठन की नई शाखा बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए नेता भी नियुक्त कर दिया गया था। झारखंड और उत्तर प्रदेश में अलकायदा की शाखा तैयार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थिति ये है कि आज भारत में अलकायदा का नाम लेने वाला नहीं है। मोदी सरकार पिछले 3 साल से कश्मीर में पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार से निपटने की नई रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल ये रणनीति उतनी सफल नहीं दिख रही और जमीनी स्तर पर हिंसक झड़पों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यही हालात नक्सली हिंसा के मामले को लेकर भी है। 3 साल में नक्सली हिंसा में वैसे तो कमी साफ दिखाई दी और आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। इसके बावजूद सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की क्षमता अब भी बरकरार है। मार्च और अप्रैल में सीआरपीएफ के 35 जवानों को शहीद कर नक्सलियों ने इसका परिचय भी दिया था। अब सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति के साथ कार्रवाई की तैयारी में हैं। देखना है कि इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। कश्मीर और नक्सलवाद की तरह पूर्वोत्तर भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए शुरू से ही सरदर्द रहा है। मोदी सरकार बनने के 7 महीने बाद ही बोडो उग्रवादी संगठन एनडीएफबी ने 80 आदिवासियों की हत्या कर अपने मंसूबों का संकेत दिया था, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई में 906 बोडो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, 52 को मुठभेड़ में मार दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंसक घटनाओं में कमी आई। 2014 में जहां कुल 824 हिंसक घटनाओं में 212 लोग मारे गए, वहीं 2016 में 484 हिंसक घटनाओं में महज 48 लोग ही मारे गए। चलिए, समय की कमी है, लेकिन फाइनल पोल लेते हैं। क्या कहता है आपका ये पोल? देखिए, 65% लोग 100 में से 100 अंक देते हैं।
75 अंक देने वाले 17% और 50 अंक देने वाले 12%। केवल 6% लोग हैं जो 50 से कम अंक दे रहे हैं मोदी को। ये मोदी जी का यश है एक तरीके से। 3 साल बाद लोगों की पिछले सरकार के बारे में तो 3 साल में ही निराशा हो गई थी, लेकिन इस सरकार ने लोगों का मन अभी तक अच्छा खासा अनुपात में जीता है। बल्कि मैं कहूंगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब जब शपथ ली थी, तब जितना पोलिंग उनके साथ हुआ था उस प्रतिशत को अगर हम देखें तो उससे ये कई गुना बल्कि डबल के आसपास है। ऐसे में निश्चित तौर पर यही कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के 3 साल के अच्छे दिनों को लोग मान रहे हैं। कारण अलग अलग है लेकिन सहमति एक समान है, 100%। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मोदी सरकार के 3 साल पर हम बात कर रहे हैं। वोटिंग जारी है, पूरे एक घंटे तक आने वाले वोट को हम आपके सामने दिखा रहे। 15 मिनट के पहले 15 मिनट का पोलिंग हम आपके सामने दिखा था। अब 15 मिनट बाद एक और दिखाएंगे, फिर 45 मिनट बाद दिखाएंगे। इस तरीके से आपका पोलिंग क्या है ये हम दिखाएंगे, और फिर जो 24 घंटे का पोल हम चला रहे उसको भी कल तक चलाते रहेंगे। आपकी अभिव्यक्ति हम सरकार तक और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। हमारा प्रयास कि देश क्या सोचता है, कहता है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करता है, ये देश का मुखिया अभी जाने। सुरक्षा के क्षेत्र में क्या इस सरकार ने किया है, देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। इनमें से सरकार ने कई चुनौतियों से पार पाया है तो कुछ अभी भी देश के सामने मुंह बनाए खड़ी हैं। मसला चाहे सेना के हथियारों की कमी दूर करने का हो या फिर 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करना हो, चाहे पाकिस्तानी हिमाकत का करारा जवाब देना हो या फिर विशालकाय चीन से आमने सामने बात करना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक आयामों की अपनी अहमियत होती है, मगर सबसे अहम सेना के पास हथियारों की कमी को दूर करना है। गोला बारूद से लेकर लड़ाकू जेट विमानों की कमी से जूझ रही सेना को तुरंत आपूर्ति बेहद जरूरी है। लिहाजा पिछले कुछ सालों से सेना के आधुनिकीकरण की रुकी हुई गाड़ी पिछले 3 सालों में पटरी पर चलती दिखाई दे रही है। इस दौरान करीब 4 लाख करोड़ के 136 रक्षा सौदों को मंजूरी मिली है। इसमें 59,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा प्रमुख है, जो फ्रांस से हुआ है। अपने बेड़े में लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही सेना के लिए राफेल विमान कमी तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी आधुनिक तकनीक सेना के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय ने चिन्यूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद को तेजी से आगे बढ़ाया है। दुश्मन से लड़ने के लिए 10 दिन के गोला बारूद की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार ने तेजी से गोला बारूद की खरीदारी की है। रक्षा सौदों में होने वाली दलाली से कई रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, लेकिन अब इस पर रोक लगी है। इसलिए यूपीए सरकार में ईमानदार माने जाने वाले रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के कार्यकाल में रक्षा सौदों की फाइल्स बिना साइन के पड़ी रही। मौजूदा सैन्य बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने के मामले में तेजी तो आई है, लेकिन लंबे समय तक सेना को हथियार मुहैया कराने के लिए रक्षा क्षेत्र में सरकार ने एफडीआई की इजाजत दी है। अब जरूरत है हथियारों का निर्माण देश में हो। इसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत सरकार का रक्षा क्षेत्र में फोकस है। निजी कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में आने के लिए लाइसेंस की शुरुआत हो गई है। विदेशों से रक्षा खरीद में 30% रकम भारत में खर्च करने और छोटे कलपुर्जे भारत में बनाने को जरूरी कर दिया है सरकार ने। इससे देश में रोजगार पैदा होगा। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया जरूर पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर चीन और पाकिस्तान के खतरों को कम करेगा। सरकारी खजाना रक्षा क्षेत्र के आयात का इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। ऐसे में विदेशी कंपनियों और स्वदेशी कंपनियों को
रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के जरिए साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे देश की सेना को 20-30 सालों में रियायती दरों पर आधुनिक तकनीक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। रक्षा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त था और पिछली कई सरकारें रक्षा के सौदे को इसलिए टाल रही थी कि जो भी हाथ लगाएगा मानो कि काली के गोदाम में हाथ लगाएंगे तो काला तो होना है, ऐसा मानकर रक्षा विषय की कोई भी डील नहीं हो रही थी। और इसलिए एक ईमानदार रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर को यहाँ पर लाया गया और बड़े ही धाकड़ निर्णय करके इस क्षेत्र को गति से मजबूत करने का काम इन्होंने किया है। मोदी सरकार के विरोधक भी मोदी सरकार के रक्षा और सैन्य की आधुनिकीकरण के विषय में जरूर अपनी बात सरकार के पक्ष में ही रखने को मजबूर है। कॉलर क्या कहता है? जय हिंद। जय हिंद। बोलिए जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है पिछले 3 साल में, जो हम देख रहे हैं कि इससे सेना का बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है, फौज का मनोबल बढ़ा है। देश में जब इन्होंने संभाला था, सत्ता संभाली, उस वक्त हमारी फौज के पास हथियार नहीं थे, रिजर्व नहीं था, उधर चीन आके दिखाता था। तो उन्होंने जब से मोदी जी आए, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने एक बहुत बड़ी भारत की धाक जमाई है, देश का नाम किया है, खुद जाके इंटरेस्ट लिया है, विदेशों में जा जाकर हथियार सौदे करें, खुद करें, कोई दलाली नहीं, कुछ नहीं। और एक फकीर आदमी है जिसने देश के लिए इतना काम कर रहा है। मेरे समझ से तो ऐसा प्रधानमंत्री मैं पहली बार देख रहा हूँ अपने जीवन में, इतना बढ़िया जो काम कर रहे हैं और इतनी बढ़िया टीम है। जैसे मनोहर पर्रिकर जी का भी नाम ले रहे थे आप, मनोहर पर्रिकर वास्तव में मैं गोवा में मैंने खुद जाके देखा है, तो वो बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप कितने अंक देना चाहते हैं? अगले कॉलर। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए जी, नमस्कार। मैं मनीष श्रीवास्तव बोल रहा हूँ भोपाल से। मैं मोदी सरकार को पूरे मार्क्स देना चाहूंगा। थोड़ा सा बस ये जो कौशल विकास योजना है ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो और युवाओं के लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा हो, बस यही मैं उनसे चाहता हूँ कि ये काम जरूर बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत। अब अर्थव्यवस्था का क्या हाल है ये भी देख लीजिए। मोदी सरकार के 3 साल होने पर अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार मजबूत दिखाई दे रही है। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित देशों के समक्ष खड़ी करने की चुनौती स्वीकार की है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने अर्थव्यवस्था में काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी जैसे कठिन फैसले को लिया। देश में मौजूदा काले धन पर लगाम लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई। मोदी सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद करने का फैसला किया। अर्थव्यवस्था में मौजूदा 86% नकदी अगले ही दिन से रद्दी हो गई। शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। नोटबंदी के महज 1 महीने के अंदर डिजिटल लेन देन में 300 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं सरकार जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाली है। ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 17 अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। सभी करों की जगह सिर्फ एक जीएसटी देना होगा। जीएसटी की वजह से कोई भी निर्माता देश में कहीं भी अपने सामान को बेच सकेगा। उसे राज्यों के अतिरिक्त कर नहीं चुकाने होंगे। वहीं दोहरे तिहरे कर की वजह से दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, जिसका फायदा उपभोक्ता को होगा। सरकार ने कुछ ढांचागत सुविधाओं के लिए 2016 में 100% एफडीआई की इजाजत दे दी। इसमें फार्मा, डिफेंस और ब्रॉडकास्टिंग कैरियज सर्विसेज, नागरिक उड्डयन क्षेत्र प्रमुख हैं। ये मंजूरी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए है। इसमें कंपनियां भारत में नए सिरे से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लगाएंगी। इससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। वहीं एनपीए के संबंध में सरकार ने सख्ती की है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी बैड लोन बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। फिलहाल नियम यह है कि 200 करोड़ से अधिक के कर्ज ज्वाइंट लैंडर फोरम में पास किए जाते हैं। मतलब इनकी मंजूरी के लिए विभिन्न कर्जदारों का पैनल बनाया जाता है। जब ऐसे कर्ज की वापसी नहीं हो पाती है तो लैंडर फोरम में इसकी सहमति नहीं बन पाती है। हाल ही में सरकार एक नया नियम लाई है जिसके अनुसार 50% लैंडर फोरम की अनुमति के बाद भी रिकवरी की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। वहीं सरकार ने कर चोरी पर लगाम के लिए सख्त कदम उठाए हैं। आयकर चोरी रोकने के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष करों के प्रावधान को सख्त किया है। वित्त वर्ष 2018-19 से जो करदाता देय तिथि तक अपना आयकर रिटर्न नहीं फाइल करेंगे उन्हें 10,000 रुपए तक
जुर्माना देना पड़ेगा। जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है उनके लिए जुर्माना 1000 रुपए होगा। इससे पता चलता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अभी कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, राजीव बात कर रहा हूँ, माँ भारती एडवर्टाइजिंग कंपनी, रुड़की हरिद्वार से। बोलिए बोलिए। अभी केंद्र सरकार की अगर 3 साल की बात करें तो गरीबों के मन में सरकार ने जगह बनाई है। जनधन के जो अकाउंट, गरीब आदमी डरता था बैंकों में जाता हुआ भी, लेकिन आम आदमी को बैंक तक का रास्ता मोदी सरकार ने दिखाया। जनधन के खातों के माध्यम से गरीब आदमी। आप कितने प्रतिशत वोट देना चाहेंगे? 100, 75, 50, 25? जी जी जी। कितना वोट देना चाहेंगे आप? मैं 100% वोट देना चाहूंगा। धन्यवाद। अभी बाकी दर्शकों ने कितना वोटिंग किया है, कितना प्रतिशत दिया है, आपके सामने दिखा। अब 62% लोग कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार को 100 अंक देते, और 75 अंक देने वाले लोगों का प्रतिशत है 17। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा प्रतिशत अभी भी मोदी सरकार के साथ है। आप हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर जाकर भी केवल हाँ नहीं में भी वोट कर सकते हैं। वो प्रतिशत भी हम आपको दिखाएंगे। अब हमारे सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर भी अपनी बातों को रख पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। MD